तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल के एक क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट 10, जिसमें के रहने वाले हैं आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि आगामी सभी इम्पॉर्टेंट वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न मेलों व उनके जिलों में कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला है मानेश्वर मेला, चंपावत। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मानेश्वर मेला है वो चंपावत के मायावती आश्रम के निकट लगता है, और इस मेले में जो दुधारू पशु होते हैं उनकी पूजा की जाती है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है सोमनाथ मेला, अल्मोड़ा। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सोमनाथ मेला है वो अल्मोड़ा में रामगंगा नदी के तट पर लगता है, और ये मेला किसके लिए जाना जाता है? पशुओं का क्रय विक्रय के लिए ये मेला जाना जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है टपकेश्वर मेला। तो वही टपकेश्वर मेला जो है वो देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि के दिन लगता है। ठीक है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकगीत और उनका संदर्भ के विषय में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भाई पहला है होरी गीत, होली के दिन गाए जाने वाला गीत। तो जो होरी गीत है वो बसंत के मौसम में होली के दिन गाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है खुदेड़ गीत, मायके की याद में गाया जाने वाला गीत। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो खुदेड़ गीत होता है वो ससुराल में जो लड़कियां होती हैं वो मायके की याद में खुदेड़ गीत गाती हैं। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है विरुदावली गीत, भोटिया जाति द्वारा गाया जाने वाला गीत है। तो भाई जो विरुदावली गीत है इस गीत को और क्या कहते हैं? तो इस गीत को कहते हैं कुलचार गीत, और ये गीत गाया जाता है औजी जाति के द्वारा। अगला है चौमासा गीत, प्रिय मिलन की आस में गाया जाने वाला गीत। तो भाई जो चौमासा गीत है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, और ये क्या है? ये एक ऋतु गीत है, और ये गाया जाता है मिलन की आस में। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भाई जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। विरुदावली जो गीत है वो गाया जाता है औजी जाति द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता तथा उनके कार्य क्षेत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। पहला है डॉक्टर घनानंद पांडे, 1969 विज्ञान क्षेत्र में। तो घनानंद पांडे जी को 1969 में पद्म विभूषण मिला था विज्ञान के क्षेत्र में, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है चंडी प्रसाद भट्ट, 2005 पर्यावरण क्षेत्र में। तो चंडी प्रसाद भट्ट जी को 2005 में सम्मानित किया गया था पद्म भूषण से, और 1986 में इनको सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। ठीक है, हमें पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, 2009 पर्यावरण क्षेत्र में। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी को पद्म विभूषण मिला था 2009 में पर्यावरण क्षेत्र में। अगला है भैरव दत्त पांडे, 2000 प्रशासनिक क्षेत्र में। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। भैरव दत्त पांडे जी को मिला था 2000 में पद्म विभूषण प्रशासनिक क्षेत्र में मिला था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भाई अगला क्वेश्चन है, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई। तो भाई टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1934 में, और इस टाइम किसका कार्यकाल था? तो इस टाइम था नरेंद्र शाह का कार्यकाल। वहीं अगर बात करें कि 1938 में टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके कि प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो जिसके प्रथम न्यायाधीश थे मुकुंदी लाल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल वर्णन पुस्तक के लेखक कौन है। तो भाई गढ़वाल वर्णन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं हरिकृष्ण रतूड़ी जी। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई। तो भाई उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना प्रारंभ हुई थी जून 2002 में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।
पहला है उत्तर भारत का एकमात्र राहु मंदिर पैठाणी में है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है नैनीताल उत्तराखंड राज्य का वह स्थान है जिसे भारत कुमाऊं का वेस्टमोरलैंड कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है मनियान मंदिर समूह अल्मोड़ा जिले में जैन तीर्थंकरों से संबंधित मंदिर समूह है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सारे कथन क्या हैं, सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सुमेलित नहीं है। पहला है उत्तराखंड की राज्य तितली 2016, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड की राज्य तितली है वुली वेडेंट पिकॉक, उसको 7 नवंबर 2016 को क्या किया गया, राज्य तितली घोषित किया गया। वहीं अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम है पैपिलियो पॉलिक्टर। ठीक है। अगला है राज्य वाद्य यंत्र 2015, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा राज्य वाद्य यंत्र क्या है, ढोल है, और इसे राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया, तो ये घोषित किया गया था 2015 में। और पूछा जाए कि किस कमेटी की सिफारिश पे किया गया था, तो ये किया गया था भंडारी कमेटी की सिफारिश पे। अगला है उत्तराखंड का राज्य खेल 2010, तो भाई उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो है फुटबॉल, और इसको राज्य खेल घोषित किया गया था 11 अगस्त 2011 को, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है राज्य की द्वितीय राजभाषा 2010, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो राज्य की द्वितीय राजभाषा है संस्कृत, उसको द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था 7 जनवरी 2010 को, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो भाई क्वेश्चन है गढ़वाल भातृमंडल की प्रथम बैठक कब हुई थी। जो गढ़वाल भातृमंडल है उसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो उसकी स्थापना हुई थी 1907 लखनऊ में, मथुरा प्रसाद नैथानी जी द्वारा की गई थी। पूछा गया है कि प्रथम बैठक, तो प्रथम बैठक हुई थी 1908 में, और वो की गई थी कोटद्वार में, जिसके की अध्यक्ष थे कुलानंद बर्थवाल जी। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद के चतुर्थ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो कुमाऊं परिषद का जो चतुर्थ अधिवेशन हुआ था वो हुआ था काशीपुर में, और इसके अध्यक्ष थे हरगोविंद पंत जी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं अगर बात की जाए जयदत्त जोशी जी की, तो जयदत्त जोशी जी थे कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष, जो कि की गई थी अल्मोड़ा में। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो भाई पहला है खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो खटीमा कांड हुआ था वो हुआ था 1 सितंबर 1994 को। अगला है रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रामपुर तिराहा कांड है वो हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को। अगला है मसूरी कांड 3 सितंबर 1994, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये हुआ था 2 सितंबर 1994 को, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 नवंबर 2022 को लखपति दीदी योजना की शुरुआत की, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 4 नवंबर 2022 को क्या किया गया, लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई। ठीक है। अगला है वर्ष 2025 तक इस योजना के तहत 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया था, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 व 2 क्या है, सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्वैप कार्यक्रम का संबंध है। तो स्वैप कार्यक्रम क्या है, ये संबंधित है ग्रामीण पेयजल से। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनते हुए सही कूट का चयन कीजिए। पहला है फूलों की घाटी शिवालिक हिमालय क्षेत्र में स्थित है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो फूलों की घाटी है वो स्थित है वृद्ध हिमालय क्षेत्र में। ठीक है। अगला है नंदा देवी पूर्वी उत्तराखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड राज्य 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य नेपाल और चीन के साथ क्या करता है, अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है।
अगला है उत्तराखंड नेपाल देश के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो उत्तराखंड राज्य है उसको अगर भौगोलिक आधार पर देखा जाए तो पूर्व से पश्चिम उसकी लंबाई है 358 किलोमीटर और चौड़ाई है 320 किलोमीटर, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो भाई हमें पूछा गया है कि असत्य कथन को चुनें, तो भाई असत्य कथन क्या क्या हो जाएंगे, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 1922 में तरुण कुमाऊं का प्रकाशन मुकुंदी लाल ने किया था, यह कहाँ से प्रकाशित किया गया था। तो भाई याद रखना, तरुण कुमाऊं का जो प्रकाशन हुआ है वो हुआ है 1922 में और ये किया गया था मुकुंदी लाल जी के द्वारा, और ये प्रकाशित हुआ था लैंसडाउन से। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 2011 जनगणना अनुसार उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता है। तो भाई 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जो पुरुष साक्षरता है वो है 87.40%। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं अगर महिलाओं की साक्षरता पूछी जाए तो महिलाओं की साक्षरता थी 70.0%। ठीक है, और वहीं अगर उत्तराखंड की साक्षरता दर की बात की जाए तो उत्तराखंड की साक्षरता दर थी 78.82%। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है नंधौर वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई। नंधौर वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी 2012 में। ठीक है, वहीं अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका क्षेत्रफल है 269.95 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नंधौर वन्य जीव विहार किन किन जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिए करें। और दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकोक्ति से। तो भाई लोकोक्ति पूछी जा रही है उज्जाडक ल्याली बाढ़ घाली बाढ़ले उज्जाडक है, लोकोक्ति का अर्थ है। तो भाई लोकोक्ति है कि उज्जाडक ल्याली बाढ़ घाली, यानी कि उज्जाड़ मतलब क्या होता है, तो उज्जाड़ मतलब होता है जहाँ की फसल बोई रहती है उसको क्या बोलते हैं, उजाड़ बोला जाता है। और ल्याली बाढ़ घाली यानी कि उस फसल के लिए क्या की गई थी, बाढ़ की गई है। और आगे है कि बाढ़ले उजाड़ है, और आगे बोला जा रहा है कि बाढ़ ने ही क्या कर ली, उजाड़ खा ली। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो भाई उजाड़ के लिए तो क्या किया गया था, बाढ़ किया गया था, और बाढ़ ने ही क्या कर दिया, उजाड़ खा लिया। तो इसका अर्थ हो गया कि रक्षक ही भक्षक, यानी कि रक्षा के लिए तो क्या की गई थी, बाढ़ की गई थी, और बाढ़ ने क्या कर लिया, उजाड़ खा लिया। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा रक्षक ही भक्षक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कुमाऊनी बोली में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है। तो कुमाऊनी बोली में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है जड़जा। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं अगर बात की जाए कि चेली किसे कहा जाता है, तो चेली कहा जाता है पुत्री को। वहीं अगर बात की जाए ईजा किसे कहा जाता है, तो ईजा कहा जाता है माँ को, और बैख कहा जाता है पति को। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर के धनगढ़ी में बनाए गए टाइगर म्यूजियम की तर्ज कहाँ पर पहला बर्ड म्यूजियम बनेगा। तो भाई ये बर्ड म्यूजियम बनाया जा रहा है सोनी बिनसर में। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2025 को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये आयोजन किया गया था हल्द्वानी में। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो भाई ये प्राप्त होते हैं विनय पिटक में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है बेटन कप किस खेल से संबंध रखता है। तो भाई बेटन कप होता है हॉकी में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक। तो भाई ये किसका नाम है ओलंपस,
तो ये नाम है एक पर्वत का। जो ओलंपस पर्वत है वो ग्रीस का एक पर्वत है और जिसे कि ग्रीक देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है। तो भाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? विंग्स ऑफ फायर। और इस पुस्तक में उनके जो साधारण जीवन की शुरुआत से लेके उनके जो राष्ट्रपति बनने तक का सफर है, इस बुक में उसका वर्णन किया गया है, जिनमें कि उनके जीवन का जो संघर्ष है और भारत का जो अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रम है जो उसमें योगदान है उनके बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एशियन ड्रामा के लेखक हैं। तो एशियन ड्रामा के लेखक है गुरनार मिडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इन्हीं को रोलिंग प्लान की अवधारणा के प्रतिपादक भी माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के 3 में प्रावधान है कि अगर यदि कोई प्रश्न उठाता है कि कोई धन विधेयक है कि नहीं, तो जो अंतिम निर्णय होगा वो किसका होगा? लोकसभा अध्यक्ष का होगा। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट बराबर कितने बाइट होते हैं? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग से, ए की वैल्यू है 2 और एम की वैल्यू है 26, जेड की वैल्यू है 52, तो बी ए टी की वैल्यू पूछी गई है। तो भाई ए की वैल्यू कैसे हुई 2? अगर ए को देखा जाए तो ए का स्थान होता है पहला, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। वहीं एम का स्थान देखा जाए तो एम आता है 13वें स्थान पे, इसकी अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो इसका हो जाएगा 26। वहीं अगर जेड का स्थान देखा जाए तो जेड का स्थान है 26 और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका आंसर आ जाएगा 52। अब हमें बताना है कि बैट का क्या वैल्यू हो जाएगा। तो बैट के लिए निकालते हैं, तो बी का स्थान है 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4। वहीं ए का देखा जाए तो ए का स्थान है 1 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा 2। वहीं टी का देखा जाए तो टी का स्थान है 20वां और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40। अब इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 + 4 + 2 इज 46। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घड़ी में 4:15 बज रहे हैं तो उसके सामने वाले दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या करते हैं, जो टाइम दिया गया हो उसको 11:60 से माइनस कर देते हैं। तो भाई अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 7। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7:45। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अबे दोस्तों, हिंदी का सेट जिसमें कि रहने वाले हैं टॉप 20 MCQ। ठीक है, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, वीडियो को शेयर कर लें एंड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हिंदी के पहले प्रश्न से। तो भाई पहला प्रश्न है शुद्धवर्तनी से। तो भाई पूछा जा रहा है, हिमालय की उत्तुंग चोटियाँ हमें बुलाती हैं, रेखांकन शब्द का शुद्धवर्तनी चयन कीजिए। तो भाई उत्तुंग मतलब होता है ऊंचा या महान। ठीक है, और इसके जो शुद्धवर्तनी होगी वो होगी उत्तुंग। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है दिगंबर। दिगंबर दिक् प्लस अंबर से। ठीक है, जहाँ की दिक् का मतलब होता है दिशा और अंबर का मतलब होता है वस्त्र। ठीक है, तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा दिगंबर। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं। तो भाई झरना काव्य संग्रह किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, ये इनका प्रथम छायावादी कविता है। वहीं अगर बात की जाए कि इनका प्रथम काव्य कौन सा था, तो इनका प्रथम काव्य था उर्वशी। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे बाल गंगाधर खैर। ठीक है, बीजी खैर। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 7 जून 1955 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई, जिसके कि अध्यक्ष बनाए गए थे बीजी खैर जी को। और ये जो आयोग है वो गठित किया गया था अनुच्छेद 344 के 1 में। ठीक है, अगर पूछा जाए कि प्रथम राजभाषा आयोग में कितने सदस्य थे, तो इस आयोग में 21 सदस्य थे। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ्य वर्ण है। तो कंठ्य वर्ण में कौन कौन से आते हैं? तो क वर्ग के सभी किस में आ जाते हैं? कंठ में आ जाते हैं। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? इसमें शुद्ध वर्तनी हो जाएगी त्रिदोष। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, धरेश का संधि विच्छेद है। तो धरेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो धरेश का संधि विच्छेद हो जाएगा धरा प्लस ईश। ठीक है, जहां पे कि आ प्लस ई मिलके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे ए। ठीक है, और इसमें संधि हो जाएगी गुण संधि। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार शब्द में प्रयोग हुआ है सम उपसर्ग का, और जिसमें कि कार क्या है? मूल शब्द है। ठीक है, सम का अर्थ हो जाएगा पूर्ण, जहां पे कार्य का अर्थ हो जाएगा करना या बनना। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अवयव के भेद। तो अवयव के भेद होते हैं 4। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है क्रिया विशेषण अवयव, दूसरा होता है समुच्चय बोधक अवयव, तीसरा होता है संबंध बोधक अवयव, और चौथा होता है विस्मयादि बोधक अवयव। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे गुण, दोष आदि। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम है। तो इसका उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम क्या हो जाएगा? मैं का हो जाएगा हम। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, अव्यार्थी में कौन सी संधि है? तो अव्यार्थी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अव्यार्थी का संधि विच्छेद हो जाएगा अभी प्लस अर्थी। ठीक है, और इसमें क्या आ रहा है? ई और अ मिलके क्या बनाते हैं? य बनाते हैं। और ये किसका नियम है? तो ये है यण संधि का नियम। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यौगिक क्रिया को पहचानिए। तो यौगिक क्रिया क्या हो जाएगी? जिसमें कि क्या होता है? जिसमें कि 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जो बनता है। वहीं पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिसमें कि एक मुख्य क्रिया होती है और दूसरी क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया होती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा गिर और पढ़ना। ठीक है, तो गिर पढ़ना क्या है? एक यौगिक क्रिया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राहुल संकृत्यान ने कौरवी नाम कौन सी बोली के लिए दिया है? तो इन्होंने कौरवी नाम दिया है खड़ी बोली के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वह हिंदी या अंग्रेजी पढ़ती है में अवयव है। तो यहाँ पे क्या है? बीच में क्या लगा हुआ है? या लगा हुआ है। और ये किस में प्रयुक्त तो होता है? तो ये होता है समुच्चय बोधक में। ठीक है, समुच्चय बोधक क्या होता है? होता है कि जब 2 शब्द या 2 वाक्य हो या 2 वाक्यांश हो, उनको क्या करता है? ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो पूर्वकालिक क्रिया का क्या उदाहरण हो जाएगा? तो पहले समझते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। वो क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया से पहले ही समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला है, दिनेश खाना खाकर विद्यालय जाता है। दिनेश क्या करता है? पहले खाना खाता है और फिर क्या करता है? विद्यालय जाता है। तो ये क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, समर्पण नामक कविता है।
तो भाई समर्पण नामक कविता किनकी हो जाएगी? तो समर्पण नामक कविता हो जाएगी माखनलाल चतुर्वेदी जी की। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और वहीं अगर बात की जाए कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो इनको सम्मानित किया गया 1955 में हिम तरंगिनी काव्य संग्रह के लिए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा का प्रकाशन हुआ, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1980 में। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए मनोहर श्याम जोशी जी की, तो मनोहर श्याम जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 2005 में। तो इनकी अगर कहानियों की बात की जाए तो सिल्वर वेडिंग हो गया, कुरूप कहानी हो गई, ये क्या है, इनकी कहानी संग्रह है। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था, तो भाई हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था उदंत मार्तंड, जो कि शुरू किया गया था 30 मई 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी के द्वारा, और ये शुरू किया गया था कोलकाता से। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषक का नाम व पदनाम लिखा जाता है, तो अर्ध सरकारी पत्र में जो प्रेषक का नाम व पदनाम लिखा जाता है वो लिखा जाता है ऊपर बाईं ओर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये रहे टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना आंसर ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।